गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम मौसमी के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं पीडियाट्रिक्स के, उनको डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज रहती है, आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9770968699 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारा ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। समर्पण नर्सिंग एकेडमी के नाम से आपको ऐप जो है हमारा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 91 से। तो 91 क्वेश्चंस हम देखते हैं। 91 से, व्हाट इज द इसेंशियल नर्सिंग एक्शन? आपका इसेंशियल नर्सिंग एक्शन क्या हो सकता है व्हेन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ सीवियर डायरिया? ऐसा बच्चा है जो कि क्या हो रखा है, उसे सीवियर डायरियल कंडीशन डेवलप हो चुकी है। ऐसे बच्चे के अंदर नर्सिंग एक्शन क्या हो सकता है, वो भी इसेंशियल। मेंटेन द आईवी, बिल्कुल आईवी भी मेंटेन करना है। अब देखो, आईवी मेंटेन करना, ओनली आईवी लिखा हुआ है ना, तो यहां पर आईवी फ्लूइड लिखा हुआ है। पहली बात, जब कोई बच्चे को नॉर्मली समझें आप, जब किसी बच्चे को, अब क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सीधा मेंटेन द आईवी करेंगे, इंट्रावीनस ना, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है। अब मेंटेन आईवी में क्या करना है ये हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट दिया है जिसमें ज्यादातर बच्चे उलझ जाएं। समझने की कोशिश करना भाई। पहला ऑप्शन दिया है मेंटेन द आईवी, सेकंड दिया है टेकिंग डेली वेट। तो जैसे बच्चे का वेट है वो डेली आप लें। हाँ, तो बच्चे का डेली वेट लेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि बच्चे के अंदर जो है फ्लूइड लॉस हो रहा है या फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। अब यहाँ ओवरलोड का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि बच्चा जो है डायरियल कंडीशन के अंदर है। और जब बच्चा डायरियल कंडीशन के अंदर होगा तो उसके अंदर क्या होगा भाई, फ्लूइड लॉस होगा, और फ्लूइड लॉस होने से बच्चे का वेट लॉस होगा। हाँ बिल्कुल, चेक कर सकते हैं। रिप्लेस द लॉस्ट कैलोरी, लॉस कैलोरी जो है उसकी जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसे भी रिप्लेस करना है। बिल्कुल, जो उसके अंदर जब डायरिया होगा तो उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी होगा, उसे भी हमें रिप्लेस करना है। पर इससे ज्यादा बेहतर है हमारे लिए सबसे पहले फ्लूइड को मैनेज करना, फ्लूइड को चेक करना है कि फ्लूइड का कितना लॉस हुआ है या नहीं हुआ। प्रोमोट द पेरी एनल स्किन इंटीग्रिटी, तो क्या पेरी एनल जो स्किन की इंटीग्रिटी है, क्योंकि जब लगातार लूज मोशन में रहेगा पेशेंट, बार बार में जो पेशेंट है डायरियल कंडीशन के अंदर बार बार में जब स्टूल पास आउट करेगा तो एनल एरिया के अंदर क्या है, मॉइस्चर बना रहेगा। और मॉइस्चर बना रहने की वजह से, जब मॉइस्चर लगातार बना रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, वहां की स्किन जो है वो स्किन के अंदर डैमेज आने लगेगा, वहां की स्किन के अंदर अल्सर बनने लगेंगे। तो एनल एरिया के अंदर अल्सर बन सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है और लंबे समय तक अगर परसिस्टेंटली अगर डायरिया चल रहा है तो ये कंडीशन लीड कर सकती है वहां पर जो है मॉइस्चर को और अल्सर को। तो अब यहां पर बात आती है, तो हमारा यहां पर देखो लॉस्ट कैलोरी हमारा हो सकता है, स्किन इंटीग्रिटी हो सकता है, देख बेली वेट हो सकता है। वेट से हमें सीधा सीधा फ्लूइड के बारे में जानकारी मिलती है। और यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट हो सकता है तो वो आपका वेट हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब डायरियल कंडीशन किसी बच्चे के अंदर होती है। तो बढ़िया आंसर यहां पर आपका आंसर नंबर सेकंड इज अ बेटर आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर को हम बढ़िया आंसर मानेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्या कहता है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, ए नर्स है जो कि केयर कर रही है एक ऐसे इन्फेंट की हुज वॉमिटिंग इज इंट्रैक्टेबल, जो लगातार वॉमिटिंग किए जा रहा है, लगातार वॉमिटिंग, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है। फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस, फॉर व्हाट मतलब कौन से कॉम्प्लिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नर्स को असेस करना चाहिए, ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो कि वॉमिटिंग की वजह से ज्यादा हो सकता है। अब सुनना मेरी बात। अब हमें पता है कि ये वॉमिटिंग जब बच्चा करेगा तो वॉमिटिंग करने से उसके स्टोमक जो कंटेंट है, स्टोमक कंटेंट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। स्टोमक के अंदर क्या है, एसिड है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो आप नॉर्मली समझने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूं तो एसिड की बॉडी के अंदर मात्रा जो है
बॉडी के अंदर मात्रा एसिड की कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड जो है स्टोमक में है और वो वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यहां एसिडोसिस तो नहीं होगा, क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ती है तो एसिडोसिस बोलते हैं, और अगर बेस की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस बोलते हैं। तो यहां पर आप नॉर्मल सी बात समझें, जब बंदा वोमिटिंग करेगा तो वोमिटिंग के द्वारा वो एसिड कंटेंट को बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। अगर वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जिस कंटेंट का लेवल बढ़ेगा वो है बेस, और बेस का लेवल अगर बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी के अंदर जो कंडीशन है वो एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, न कि उसके अंदर जो है एसिडोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर एसिडोसिस नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, देखने को मिलेगा। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सबकी मात्रा जो है बॉडी से बाहर निकल रही है, बाहर निकलेगी तो ये हाइपर नहीं होके ये इनकी मात्रा हाइपो में कन्वर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी इनकी मात्रा। तो यहां पर हाइपर कैलीमिया नहीं, यहां पर हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा। हाइपर नेट्रीमिया नहीं, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो बढ़िया आंसर यहां पर क्या हो सकता है, आपका आंसर नंबर 2 यहां पर बेटर आपका आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 93। और 93 क्वेश्चन की बात करें तो 93 क्या कहता है, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड। एक नर्स है जो कि एडमिनिस्टर कर रही है आईवी फ्लूइड टू डिहाइड्रेट इन्फेंट। एक ऐसा बच्चा है जिसको नर्स जो है आईवी फ्लूइड दे रही है जो कि क्या है, डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेट मतलब उसके अंदर फ्लूइड की बैलेंस जो है कम हो चुका है, फ्लूइड की वॉल्यूम है वो कम है। व्हाट इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। जब इस बच्चे के अंदर एक नर्स आईवी फ्लूइड दे रही है, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर रही है, उस टाइम समय कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा उसे ध्यान रखनी है। कंटिन्यूइंग द प्रिस्क्राइब फ्लो रेट, कि जो उसे प्रिस्क्राइब की गई है फ्लो रेट उसे वो चढ़ाए, या मॉनिटरिंग द इंट्रावीनस ड्रॉप रेट, कि ड्रॉप रेट को मॉनिटर करती रहे, या फिर जो फ्लो रेट दी गई है उसे कंटिन्यू उसको करे जो प्रिस्क्राइब की गई है। एक तो ये आ जाता है, एक ये आ जाता है। दूसरा, कैलकुलेटिंग द टोटल नेसेसरी इनटेक, कि टोटली नेसेसरी इनटेक है उसको कैलकुलेट करे, या मेंटेनिंग द फ्लूइड एट द बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर पर फ्लूइड को मेंटेन करे। सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो जाती है, तो जो बंदा डिहाइड्रेटेड है, सुनना मेरी बात, जो बच्चा डिहाइड्रेटेड है, समझे, यहां पर कभी भी बॉडी टेम्परेचर पर फ्लूइड को नहीं दिया जाता है। पहली चीज तो डिहाइड्रेट पेशेंट हो या बिना डिहाइड्रेट हो, यहां रूम टेम्परेचर पर फ्लूइड को दिया जाता है। तो ये तो ऐसे गलत हो जाता है आपका। ऑलवेज जितने भी हम फ्लूइड चढ़ाते हैं, मोस्टली जितने भी फ्लूइड दे रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे देते हैं, बॉडी टेम्परेचर पर नहीं देते हैं। तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आता है दूसरा, आता है कैलकुलेटिंग द, ये जो नीड है, हाँ ये कर सकते हैं, ये आपका कैलकुलेटिंग द टोटल नेसेसरी इनटेक, कितना नेसेसरी उसको इनटेक चाहिए, पर एक्चुअल में कितना चाहिए ये हम डिसाइड नहीं करके ये डॉक्टर डिसाइड करता है, और वो ही डिसाइड करता है कि कितनी फ्लो रेट जो है इस बंदे के अंदर मेंटेन करनी है, बच्चों को कितना देना है। क्योंकि हम थोड़ी लिखते हैं कि 60 ml पर आवर देना है, 50 ml पर आवर देना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो सारा का सारा जो डिसीजन की कैपेसिटी होती है ये डिसाइड करने वाला जो होता है वो हमेशा डॉक्टर होता है, एससीपी होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो हमें कैलकुलेट करके देगा कि हमें इतने ml पर आवर की रेट से जो है इसके अंदर चढ़ाना है, उसी रेट से हमें चढ़ाना है। दूसरा आता है, दो चीज आती है कि कंटिन्यू प्रिस्क्राइब फ्लो रेट, कि फ्लो रेट जो प्रिस्क्राइब की गई है वो दें, या फिर इंट्रावीनस ड्रॉप रेट जो है, आईवी इंट्रावीनस का जो ड्रॉप रेट है उसे मॉनिटर करें। तो बेटा यहां पर जो फ्लो रेट है ना वो इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रिस्क्राइब की गई है ना वही हमें देनी है। और नॉर्मली जब हमें वो देनी है तो कैसे देंगे, तो उसके दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास में सीधा सीधा जो है बढ़िया होता है, इन्फ्यूजन पंप लगा दो और सीधा सीधा इन्फ्यूजन, क्योंकि जब डिहाइड्रेट वगैरह ये पेशेंट जब होते हैं ना, जब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है इन्फ्यूजन पंप से देते हैं मोस्टली। तो यहां पर बढ़िया आंसर जो होगा आपका आंसर नंबर 1 होगा आपका। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इनके मैं कुछ फोटो भी दिखाना चाहूंगा आपको, जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको समझने की कोशिश करना। 2 फोटो हैं, देखो भाई, दोनों जो बच्चों को है ना दोनों सेम, इसको फोटो पूछा जाता है मोस्टली, ये आपको देखने को भी मिलता है हॉस्पिटल में, और इसको लोग जो है क्या बोल देते हैं कई बार, इन्फ्यूजन पंप बोलते हैं। हाँ है तो इन्फ्यूजन पंप ही है, ठीक है ना, है तो ये इन्फ्यूजन पंप है, बड़े इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है दोनों इन्फ्यूजन पंप है। ये इन्फ्यूजन जो पंप है उसका नाम होता है सिरिंज पंप, क्योंकि इस इन्फ्यूजन पंप के अंदर क्या लगती है भाई, इसके अंदर लगती है सिरिंज। तो सिरिंज लगने की वजह से ये इन्फ्यूजन पंप जो है वो क्या कहलाता है, सिरिंज पंप कहलाता है। और ये इसमें सीधा सीधा बोतल कनेक्ट होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसे वॉल्यूम पंप बोलते हैं, वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप।
तो आप समझे इन्फ्यूजन पंप जो है हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक हमारे पास में सिरिंज पंप है और दूसरा हमारे पास में वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप है। तो इनमें गड़बड़ नहीं करना है, जब ऑप्शन में पूछा जाए तो ये फोटो कई बार आ चुके हैं और आएंगे आगे, तो आप ध्यान रखें। इन्फ्यूजन पंप है, ये वॉल्यूम इन्फ्यूजन पंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94। ए 5th month old infant is brought to the pediatric clinic। एक 5 महीने का बच्चा है जिसे पीडियाट्रिक क्लिनिक के अंदर लाया जाता है फॉर रूटीन मंथली एग्जामिनेशन। और उसे क्यों लाया जा रहा है कि उसका मंथली एग्जामिनेशन करना है, बस हर महीने उसका एग्जाम होता है, रूटीन एग्जाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे लाया जाता है। What assessment alert the nurse to notify the health care provider। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो देख के हमें तुरंत से जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तुरंत नेसेसरीली इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें वाइटल साइन वगैरह पता होना चाहिए बच्चे के। तो देखते हैं, अगर 5 महीने का बच्चा है, देखो बेटा सारे वाइटल साइन याद रखना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं तो यही कहूंगा ऐसा क्वेश्चन आ भी जाएगा तो तुमसे गलत होना है, क्योंकि देखो भाई इतने सारे वाइटल्स तुम याद नहीं रह पाते हैं, सिंपल सी बात है। तो या तो तुम्हें न्यूनेट के याद रखने होते हैं और या अडल्ट के जो तुम्हें याद हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये क्वेश्चन गलत भी कर दो तो कोई बड़ी वाली बात है नहीं, क्योंकि 200 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा चलेगा और आइडिया होता है थोड़ा बहुत, तो आइडिया से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं कि करेक्ट जो है नहीं हो पाएगा बेटा, बिलीव में, क्योंकि इतने सारे जो है आपको याद नहीं रहते हैं। अब यहाँ 5 महीने के बच्चे की बात चल रही है, तो 5 महीने के बच्चे की बात चल रही है तो लगभग हमारे 30 से 45 के आसपास तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है। हार्ट रेट जो होती है 90 to 120 के आसपास होती है, और जो बीपी होता है 70/90 से लेके 50/65 जो है इसका डायस्टोलिक होता है, और 70 to 90 इसका क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। अब देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा था। अब अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें तो टेम्परेचर 99.5 दे रखा है, लगभग कोई दिक्कत नहीं है, लगभग नॉर्मल है टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतना चलता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर ऑफ 75 ये भी नॉर्मल है, द हार्ट रेट ये भी नॉर्मल है, और रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट हमने जो पढ़ी थी वो 30 से 45 पढ़ी थी, और ये आ रही है 50, मतलब बढ़ी हुई है यहाँ पर। तो हमें कोई चीज़ अबनॉर्मलिटी दिख रही है, तो अबनॉर्मलिटी 4 के अंदर दिख रही है। क्या सर इनको सबको याद कर लेना है? बेटा इनको याद मत करना है, इनको थोड़ा सा जो है, अब जैसे ये ऐसे क्वेश्चंस निकाल रहे हो, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे निकालोगे तो तुम्हें थोड़ा सा एहसास होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस हैं, और उनका थोड़ा सा वैल्यू याद रह जाए वो सफिशियंट है। क्योंकि इसकी वैल्यू में अगर तुम याद करने बैठ गए तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे, तो इनको मत करो याद, मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स इज रिव्यूइंग द क्लिनिकल रिकॉर्ड। एक नर्स है जो कि क्लिनिकल रिकॉर्ड को चेक कर रही है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन विद द कार्डियक डिसऑर्डर, जो ऐसे बच्चे जिनका कार्डियक डिसऑर्डर है, हु डेवलप हार्ट फेलियर, उसको बच्चे को क्या डेवलप हो चुका है बेटा, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन यहां पर डेवलप हो चुकी है बच्चे को। What did the nurse determine is the last sign of the heart failure। अब देखो बच्चे यहां पर समझने की कोशिश करना, जब मैं तुम्हें पीडिया में हार्ट सिस्टम पढ़ा रहा था, या जब सिस्टम की बातें कर रहे थे हम, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, हमने वहां पर एक अर्ली साइन सिम्टम देखा था, और अर्ली जो देखा था वो क्या था, हमारा टैकीकार्डिया था। अब अर्ली देखने की वजह से बच्चे यहां पर क्या करेंगे, जल्दी से आंसर कर देंगे टैकीकार्डिया को। बट आपको यहां पर अर्ली साइन नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आपको बहुत ध्यान से इस बात पे फोकस करना चाहिए कि यहां पर अर्ली साइन नहीं पूछ के यहां पर आपसे पूछा गया है लास्ट साइन। लास्ट मतलब सबसे लेट वाला साइन। तो सबसे लेट साइन क्या हो सकता है, एक बार नजर डालते हैं हार्ट फेलियर की तरफ और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, सुनना मेरी बात, वैसे मैं बता चुका हूं फिर भी सुन लो, कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ये लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, मैंने बताया था, तो ये ब्लड यहां इकट्ठा होने लगेगा और इससे फिर ये लंग्स में इकट्ठा होने लगेगा, और लंग्स में अगर इकट्ठा होने लगता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी इडीमा कंडीशन बोलते हैं। तो जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है तो डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पैरेक्सुमल डिस्निया, ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। बट जब अगर आपका हार्ट फेलियर जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है सर, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो ये ब्लड यहां इकट्ठा होगा, यहां से आपके सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में होगा, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में अगर ब्लड इकट्ठा होता है
तो आपका जुगुलर वेन प्रेशर जो है बढ़ने लगता है, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलता है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन वगैरह देखने को मिलता है। ये सारे ऑर्गन जो है नीचे वाले ऑर्गन्स हैं, वीनस जो है वीनस के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। तो लास्ट एंड फाइनली आप क्या समझे कि लास्ट एंड फाइनली एक थोड़ा सा मैं एक डायग्रामेटिक रूप में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, उसे समझना भाई। देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि माना कि ये हर्ट है और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि पहले कंडीशन ये होगी कि यहां पर ब्लड इकट्ठा हुआ, फिर यहां पर हुआ, फिर लंग्स में हुआ, लंग्स के बाद में कहां इकट्ठा होने लगेगा, यहां इकट्ठा होगा, फिर यहां होगा, फिर ये सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा में होने लगेगा और धीरे धीरे पूरी बॉडी में होने लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली समझें तो टैकिपनिया और टैकिकार्डिया ये लास्ट नहीं है, पेरिफेरल ईडिमा जो है वो भी लास्ट नहीं है, सॉरी पेरिफेरल ईडिमा तो लास्ट में सबसे देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल ईडिमा तो हमें बीच में देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारा सुपीरियर वेना कैवा भरने लगेगा तो तुरंत से क्या होने लगेगा, वहां पर पेरी ऑर्बिटल का मतलब आंखों के चारों तरफ जो ईडिमा है वो उसकी बात कर रहा है। तो पेरिफेरल ईडिमा जो है हमें सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे बढ़िया यहां आंसर हो सकता है, तो आंसर नंबर इज 3 इज अ बेटर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, बढ़ते हैं भाई आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन देखना भाई। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, What is the common finding that the nurse can identify the most children with the symptomatic cardiac malformation? जब कोई बच्चा सिस्टमिक कार्डियक मालफॉर्मेशन के साथ में होता है तो उसके अंदर कौन सा कॉमन फाइंडिंग है जो देखने को मिलेगी, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन जो सिचुएशंस है वो हमें नॉर्मली किसके साथ में देखने को मिलती है, तो मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन हमें देखने को मिलती है भाई, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ में। और कल हमने एक डिजीज और पढ़ी थी PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, इसके अंदर में भी एक अमीनो एसिड था फिनेलालैनिन, उसका लेवल जब हमारी बॉडी के अंदर 20 mg/dl से ऊपर बढ़ता था तो ये हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक था। और वहां हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। क्या यहां होगा, तो यहां नहीं होगा। इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक ये भी नहीं हुआ। डिलेड फिजिकल ग्रोथ, हाँ मैंने बोला था कि अगर ब्लड जो है पंप नहीं कर पाए, हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं करेगा तो हमारे अंदर जो है ब्लड की कमी, न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छे से सप्लाई नहीं होंगे, तो क्या फिजिकल ग्रोथ वगैरह, उसका डेवलपमेंट वगैरह डिस्टर्ब हो सकता है बच्चे का, बिल्कुल पूरी तरीके से उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये हो सकता है। क्लेविंग ऑफ द फिंगर, बेटा क्लेविंग ऑफ द फिंगर जो है मोस्टली जब देखने को मिलती है जब सीवियर हाइपोक्सिया होता है। सीवियर हाइपोक्सिया जब कंडीशन आती है, जब ये देखने को मिलती है, तो ये तो या तो नॉर्मली हमें कब देखने को मिलती है, जब कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तब देखने को मिलती है, या एंड स्टेज ऑफ द कार्डियक प्रॉब्लम होती है तब देखने को मिलती है। नॉर्मली हमें जब हमारे अंदर कोई भी कार्डियक डिफेक्ट होता है तो हमें नॉर्मल तो हम ठीक होते हैं, बट कोई एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऐसा भारी भरकम काम करते हैं जहां पर हमें एनर्जी या ऑक्सीजन की नीड ज्यादा होती है, वहां पर हमें साइन सिम्टम्स शो होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल रेस्टिंग अवस्था में जो है नॉर्मली साइन सिम्टम नहीं होते हैं। तो क्या नॉर्मल अवस्था के अंदर, रेस्टिंग अवस्था के अंदर क्या हम जो है साइनोसिस कंडीशन को जो है सामना कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्मली हम नॉर्मल होते हैं। तो कंडीशन समझें, तो यहां पर अगर कोई कार्डियक डिफेक्ट होगा तो नॉर्मली उस बंदे के अंदर ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। क्लेविंग ऑफ फिंगर हमें सीवियर हाइपोक्सिया में देखने को मिलता है। ये है भाई आपको क्लेविंग ऑफ फिंगर, मैंने फोटो में दे दिया है। यहां पर देखो ये गड्ढा सा पड़ गया है, यहां अलग ही उभार सा पड़ गया है, ये देखो ये नॉर्मल है। और ये आपको अगर देखने को मिल रहा होगा सेकंड नंबर का फोटो, ये वाला नीचे वाला फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर क्या हुई है बेटा, क्लेविंग ऑफ फिंगर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर क्वेश्चन नंबर 97 को देखता हूं तो 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एक साल का बच्चा है, हैज ए कंजेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशन। उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, कार्डियक डिफेक्ट है उसके अंदर, और वो भी कंजेनाइटल है। दैट कॉज राइट टू लेफ्ट संटिंग ऑफ द ब्लड, राइट से लेफ्ट तरफ जो है ब्लड की संटिंग हो रही है। हमें पता है राइट साइड में हमारा जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें जो हमारा ब्लड बहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है।
थ्रू द हार्ट व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट। अब यहां पर क्या होना चाहिए, जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है जो सर्कुलेट होगा उसकी मात्रा, उसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा जाएगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा जाएगी मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, CO2 का मात्रा जो है बढ़ने लगेगी। और मैंने क्या बताया था, मैंने याद करो जब क्लास में पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी तुम्हें कि जब हमारी बॉडी के अंदर कभी भी CO2 की मात्रा बढ़ती है तो हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन होना बढ़ जाता है, और जब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है तो मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन हुआ तो वो उसकी मात्रा बढ़ी तो हीमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से पहले से ही आता है, ये नहीं हो सकता और ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं आपका बढ़िया हो सकता है एलिवेटेड हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और एक्चुअल में होता क्या है वो देख लो तुम कि राइट से लेफ्ट कैसे होती है संटिंग। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिंबल दिया हुआ है और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड जो है यहां आ जाएगा और देखो तुम्हारा अरोटा के अंदर ये ब्लड जो है सर्कुलेट होने लगेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर हेमेटोक्रिट की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। ऐसे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 98। अगर 98 क्वेश्चन की बात करें तो देखें भाई 98 क्या कहता है, द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड हु इज शेड्यूल्ड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। एक बच्चा है, एक पेरेंट्स है, उसके जो पेरेंट्स है उसका जो बच्चा है उसे क्या शेड्यूल की गई है कि उसके अंदर ओपन हार्ट सर्जरी होगी। आस्क व्हाई देयर चाइल्ड मस्ट बी सब्जेक्टेड टू चेस्ट ट्यूब आफ्टर सर्जरी। उसके जो घर वाले हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई इसके बाद में जब ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी उसके बाद में इसमें चेस्ट ट्यूब क्यों डालोगे तुम। What should the nurse consider before responding in language the patient will understand। क्या बताओगे कि ये चेस्ट ट्यूब क्यों डाली जाती है। पहले देख लो कि चेस्ट ट्यूब का फोटो अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा, ये देख लो भाई। ऐसा तुम्हें फोटो देके पूछा जाए तो तुम बता सकते हैं कि ये चेस्ट ट्यूब डाली हुई है, ये चेस्ट ट्यूब डाली हुई है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये ड्रेनेज चैम्बर लगा हुआ है यहाँ पर, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। और ये मैं आपको दिख रहा होगा वाटर सील ड्रेनेज चैम्बर दिख रहा होगा तुम्हें, वाटर सील ड्रेनेज चैम्बर दिख रहा होगा, इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम ICD मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल में। और अगर फिर भी जिनका नहीं हुआ है उनको अभी पढ़ा दिया जाएगा, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्यों डालते हैं, तो इसका रीजन अब तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था हाइड्रोथोरैक्स है, हीमोथोरैक्स है, एयर है, फ्लूइड है, ब्लड है, सबको कलेक्ट। तो क्या दे विल इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए दे रहे हैं क्या, नहीं सर, टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ड्रेनेज ऑफ द एयर एंड फ्लूइड विल बी फैसिलिटेड, कि यहां से जो अगर कोई एयर है या फ्लूइड एक्सेसिबली जो इकट्ठा हो रखा है उसे रिमूव करने के लिए यहां पर करेंगे। तो सर यहां कैसे आएगा बेटा, जब सर्जरी करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो वहां पर जो कट वगैरह लगे हैं वहां से थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है और उस ब्लड को रिमूव करने के लिए ये चीज की जाती है। दे विल मेंटेन पॉजिटिव इंट्राफ्लूइड, पॉजिटिव नहीं करता, ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर ऑन द पेरिकार्डियम एंड चेस्ट वॉल विल बी रेगुलेटेड, ये रेगुलेट करने के लिए, पेरिकार्डियम पर रेगुलेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वहां से फ्लूइड और जो है एयर को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब एयर रिमूव की जाती है तो जो ये हम चेस्ट ट्यूब है जो इंसर्ट करते हैं वो ऊपर करते हैं, यहां पर कर रहे होते हैं, सेकंड एंड थर्ड के बीच में जो है इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं। जबकि अगर हमें फ्लूइड निकालना होता है, हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स कंडीशन होती है, तो हमें जो ट्यूब इंसर्ट करनी होती है वो नीचे करनी होती है। ये हम ध्यान से उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में उस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, उस पर्सन के प्रॉब्लम के आधार पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब क्वेश्चन नंबर 99। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, आफ्टर ए डिस्कशन विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक डिस्कशन किया, किससे डिस्कशन किया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, द पेरेंट ऑफ इन्फेंट विद अ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के साथ में एक बच्चा है। आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट पीडीए, पीडीए का मतलब क्या है वो हमसे डिस्कस करने की बातें कर रहा है। क्या है पीडीए, तो हमें पता है पीडीए क्या है, हम तो पहले से जानते हैं पीडीए के बारे में, और उसके घर वालों को क्या बताएंगे पीडीए क्या है। पीडीए क्या है सर, पीडीए का मतलब है जो हमारा अरोटा होता है, जो हमारा अरोटा होता है और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जब ये अबनॉर्मल कनेक्शन जो है, अबनॉर्मल कनेक्शन बना रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जन्म से पहले तो ये नॉर्मल होता है और जन्म से जब पहले होता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस।
जब ये जन्म से पहले प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं। बट अगर जन्म के बाद में भी ये प्रेजेंट रहे तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस जो है ओपन रह गया है, मतलब कि ये पेटेंट रह गया है, तो इसे हम क्या बोलने लग जाते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। क्योंकि डक्टस आर्टरियोसस जब क्लोज होता है नॉर्मली ये 1 से 3 महीने पर क्लोज हो जाता है, और फंक्शनल जो क्लोजर है उसका तुरंत हो जाता है। एनाटॉमिकल जो क्लोजर है वो होता है इसका 1 से 3 महीने पर। और जब डक्टस आर्टरियोसस का क्लोजर हो जाता है तो ये बन जाता है लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये हमें पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगर 100 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि नर्स इज केयरिंग फॉर द चाइल्ड, एक नर्स है जो केयर कर रही है ऐसे चाइल्ड की जिसके अंदर कार्डियक मालफॉर्मेशंस हैं, विथ लेफ्ट टू राइट सेंटिंग, जिसके अंदर लेफ्ट से राइट सेंटिंग हो रही है ब्लड की। व्हाट डज द नर्स कंसीडर टू बी मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंजेनिटल डिसऑर्डर? ऐसे बच्चे के अंदर जिसके अंदर क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट संट हो रहा है, लेफ्ट से राइट के अंदर ब्लड की संटिंग हो रही है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है? ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख के हमें बताना है कि उस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो समझने की कोशिश करना, अब की बार जो ब्लड की संटिंग हुई है वो लेफ्ट से राइट में हुई है। अगर लेफ्ट से राइट में होगी, लेफ्ट से राइट में होगी मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, आपका राइट में जा रहा है। और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां ले जाती है, लंग्स में ले जाती हैं। क्या अब की बार हिमेटोक्रिट बढ़ेगा? हिमेटोक्रिट नहीं बनेगा, क्योंकि अब की बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन इतना कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्लविंग ऑफ फिंगर तो जब हाइपोक्सी होता है तब देखने को मिलती है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स, हाँ लंग्स में बढ़ने लगेगा ना, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई करती है, और ये जो लेफ्ट का ब्लड है वो भी किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है, और ये किधर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा क्या? हाँ सर, लंग्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।